रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा आवाज का दिक्कत आ रहा है, मतलब कि आवाज नहीं आ रहा था, आधा आ रहा था थोड़ा सा शुरू का, उसके बाद नहीं आ रहा था। तो इसमें हम लोग फिर से देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिएगा, जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की थी। मतलब देखिएगा क्या था कि अंग्रेज जो है पूरे भारत को एक साथ तो जीत नहीं पाए थे, अलग अलग समय में जीते। सबसे पहले बंगाल पर उन्होंने अधिकार किया और बंगाल में ही भू राजस्व वसूल करने के लिए सबसे पहले नीतियां बनाई होगी। भाई जहां पर पहले वो अधिकार करेंगे उसी के बारे में पहले सोचेंगे। तो बंगाल में क्या आया था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो वो बंगाल में था। इसके अलावा जो दक्षिण भारत, अधिकतर दक्षिण भारत के हिस्सों में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, और उत्तर भारत हो गया, उसके बाद पश्चिम भारत हो गया, उस तरफ जो है महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी क्या? तो पिछले वाली व्यवस्था से हम लोग समझते हैं। जो पिछली व्यवस्था हम लोगों ने देखी थी जमींदारी व्यवस्था, उसमें क्या होता था? जमींदारी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी है वो भूमि को जोतने वाला न हो करके कौन होता था? कोई अलग दूसरा व्यक्ति, जिसका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं होता था, जिसको कहा गया जमींदार। वो जमीन का मालिक है तो वो क्या कहलाया? जमींदार। तो वो जो जमींदार है वो भूमि का मालिक बना दिया गया, और जो असल में भूमि का स्वामी होना चाहिए, भूमि का मालिक होना चाहिए, मतलब कि किसान, जिसको कि रैयत भी बोला जाता है। देखो यहां जो रैयत शब्द है उसका मतलब होता है किसान। तो जो किसान है वो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का किराएदार बनकर के रह गया, और भूमि का मालिक जो है कोई और होता था, जिसको बोला जाता था जमींदार। तो उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, और उस व्यवस्था में, जमींदारी व्यवस्था में या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, किसान और अंग्रेजों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था। तो इससे जो है काफी दिक्कतें थी, क्योंकि भाई जो अंग्रेज थे सरकार थी, और जो किसान रैयत वो प्रजा है, तो दोनों के बीच कोई संपर्क होना अनिवार्य था। तो इस चीज को देखते हुए जो दक्षिण भारत है वहां पर क्या किया गया? जो किसान है, जो रैयत है, उसको भूमि का स्वामी मान लिया गया। तो आपसे डिफरेंस पूछेगा ऐसे, तो आप ध्यान रखना है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसको माना गया? किसान को। ऐसे अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था ना कि किस व्यवस्था में, मतलब भू राजस्व की किस व्यवस्था में किसान से अंग्रेजों का सीधा संपर्क होता था, ऐसा मैंने कुछ क्वेश्चन किया था। तो वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों का या फिर कहें सरकार का सीधा किसान से संपर्क होता था। जमींदारी व्यवस्था में ऐसा कोई संपर्क नहीं होता था। तो ये मेन डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है किसान का सीधे सीधे सरकार से संपर्क होता था, मतलब कि जो अंग्रेजों के जो अधिकारी होते थे, जो कर्मचारी होते थे, जो भू राजस्व वसूली के लिए नियुक्त किए जाते थे, वो सीधा किसान के पास जाते थे, और जितना भी भू राजस्व होता था वो सीधे वसूल करते थे और सरकारी खजाने में जमा करते थे। जबकि जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था? जमींदार बीच में होता था, वो अपना कुछ हिस्सा रख लेता था। तो इस टाइप से तो यहां पर किसान और सरकार का सीधा संपर्क स्थापित हुआ, बीच में जो है कोई भी बिचौलिया नहीं था। तो यहां सीधा संपर्क, ये सबसे बड़ा इसका विशेषता था। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना। कब लागू हुआ, किसने लागू किया, अब हम लोग इस पर आते हैं। तो देखिएगा, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना, इसको सबसे पहले 1792 में, ध्यान रखना, 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में, मद्रास बारामहल, इस समय पूरा का पूरा जो दक्षिण है वो अंग्रेजों के अधिकार में नहीं था। ये जो बारामहल का जो क्षेत्र है, तो ये जो है अंग्रेजों के अधिकार में आता है। बारामहल कब? 1792 के आसपास। ये जो है मैसूर के अधिकार में था, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो उसके बाद ये जो बारामहल है ये अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। अब अंग्रेजों को एक नया क्षेत्र मिला, तो भाई अब इसमें कुछ जो वहां के किसान है उनसे जो भू राजस्व वसूल करना है, तो उसके लिए कुछ नियम बनाना होगा। तो वहां का जो अधिकारी था जिसकी यहां नियुक्ति हुई, तो उसको बोल दिया होगा कि भाई तुम देख लो, अपने हिसाब से कर लो। तो यहां पर किसको नियुक्त किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, कर्नल रीड। किसको नियुक्त किया गया था? कर्नल रीड। तो यहां पर जो है कर्नल रीड ने भू राजस्व वसूल करने के लिए बीच में किसी मध्यस्थ
के स्थान पर सीधे जो है किसानों से संपर्क करना उचित समझा। तो कर्नल रीड ने जो है सबसे पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास के बारामहल जिले में 1792 में शुरू किया था, ध्यान रखना। तो यहां पर जो है अंग्रेज सरकार वो सीधे किसानों से संपर्क करेगी। तो इस तरह की व्यवस्था किसने बनाई? कर्नल रीड ने। अगर हम लोग बात करें इसके बाद 1820 की, तो 1820 तक जो है दक्षिण का बहुत बड़ा हिस्सा, 1882 लिख रहा हूं मैं, क्या का क्या लिख रहा हूं। तो 1820 में दक्षिण का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। अब देखिएगा, वही मद्रास है, संपूर्ण मद्रास कर लेना चाहिए। तो इस समय जो है मद्रास का गवर्नर बनकर के आया, गवर्नर नॉट गवर्नर जनरल। काफी सारे लोग ना गवर्नर और गवर्नर जनरल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता हूं ना अपने कम्युनिटी टैग में, तो अभी भी काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो जो प्रांत थे, सबसे पहले 3 प्रांत अस्तित्व में आए थे ना, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और बंबई हो गया। तो बंबई और मद्रास के लिए अलग से गवर्नर होते थे। बाद में लॉर्ड डलहौजी के समय में ना बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की व्यवस्था की गई, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता था। और जो गवर्नर जनरल होता था वो पूरे भारत में जहां जहां भी अंग्रेजों का अधिकार है उन सब क्षेत्रों का अधिकारी होता था। जैसे मान लो ये हमारा भारत है, जैसा भी बनेगा उस जमाने का भारत थोड़ा सा अलग ही होता था। ऊपर कश्मीर ले लेते हैं, बारामहल आ जा रहा है, तो ये आपका हो गया ऐसे, इधर पूरा पाकिस्तान सब। तो यहां पर मान लो ये बंगाल हो गया, यहां पर अंग्रेजों का अधिकार है। इधर मद्रास हो गया कुछ हिस्सा, इधर बंबई हो गया कुछ हिस्सा, यहां सूरत हो गया कुछ हिस्सा, चलो बीच में कहीं पर और उनका कुछ छोटा मोटा जगह पे अधिकार हो गया इस तरह से। तो इस पूरे अधिकार, ये कब की बात है? लगभग 1800 के आसपास की बात है, मैं बता रहा हूं उस समय की। 1800 या फिर आप इसको 1820 तक भी ले सकते हो। 1820 में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इधर वाला भी हिस्सा आ जाएगा। तो जो गवर्नर जनरल होता था वो पूरे भारत, गवर्नर जनरल जो आगे चल करके वायसराय कहलाया ना, वायसराय 1858 के बाद वायसराय। तो जो गवर्नर जनरल या वायसराय होता था वो पूरे भारत का एक प्रकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। वो जो है बंगाल की भी देखरेख करेगा, मद्रास की भी देखरेख करेगा, बंबई की भी देखरेख करेगा। और आगे चल करके जब पूरे भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो गया, इस तरफ पूरा कश्मीर हो गया, सिंध हो गया, सब पर जब भारत का अधिकार हो गया अंग्रेजों का, तब भी जो गवर्नर जनरल है वो पूरे एरिया का अधिपति होगा, सबसे बड़ा अधिकारी होगा। बाद में फिर वायसराय आ जाएगा। और वही जो गवर्नर है, गवर्नर, तो ये जो गवर्नर है, जैसे आज के समय हमारा जो भारत है वो 29 प्रांतों में बटा हुआ है। तो पूरे देश का तो भाई एक प्रधानमंत्री होता है और एक राष्ट्रपति होता है, वो पूरे देश के लिए होता है। जबकि प्रांतों में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है। तो उस टाइम पे भी प्रांत थे, शुरुआत में बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, बंबई प्रांत। तो जो गवर्नर होता था वो प्रांतों में होता था, प्रांतों में, मद्रास प्रांत के लिए, बंबई प्रांत के लिए। और बाद में जब संयुक्त प्रांत बना, मध्य प्रांत बना, इधर आपका दूसरा जो प्रांत लोग बने, सिंध बना, असम बना, पंजाब बना, तो उसमें भी गवर्नर होता था प्रमुख। लेकिन ये जो बंगाल है यहां के लिए गवर्नर नहीं होता था। ये कब से हुआ? 1853 में। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की व्यवस्था की गई। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। हालांकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसमें आ गया इसलिए मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन वगैरह करता हूं तो उसमें देखता हूं। इसके अलावा काफी सारे जो कमेंट आते हैं उसमें भी पता चलता है कि काफी सारे बच्चे जो है गवर्नर और गवर्नर जनरल में कंफ्यूज हैं। तो इस समय 1820 की स्थिति में मद्रास का गवर्नर कौन था? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो, ये जो है आपका, ये जो टॉमस मुनरो है, ये 1820 से लेकर के 1827 तक मद्रास का गवर्नर था। और गवर्नर के ऊपर होता था गवर्नर जनरल, मतलब कि जो गवर्नर जनरल है वो सबसे शीर्षस्थ अधिकारी, और उसके अंडर में ये सारे गवर्नर आते थे। तो टॉमस मुनरो, अब चूंकि 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को काफी सारा क्षेत्र मिला, नया नया क्षेत्र। तो जो दक्षिण का जो अंग्रेजी राज्य है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो गया, बढ़ गया काफी सारा क्षेत्र। तो अब जो है टॉमस मुनरो क्या करता है, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसको कर्नल रीड ने लागू किया था, इसको
थोड़ा सा इसमें मतलब काट छांट करता है थोड़ा सा उस समय के हिसाब से, और इसको पूरे मद्रास में लागू करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो आपको लगाना है टॉमस मुनरो। किसने शुरू किया था, या थोड़ा सा घुमा के पूछ ले सबसे पहले किसने शुरू किया था, तब आपको कर्नल रीड टिक करना है। तो यहां पर थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन किसने शुरू किया था, मतलब किसने लागू किया था मद्रास प्रांत में, अगर ऐसा पूछा जाए तो टॉमस मुनरो ने। क्योंकि जो कर्नल रीड ने वो मद्रास प्रांत में लागू नहीं किया था, उसने बारामहल जिले में लागू किया था। तो इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो कर्नल जो टॉमस मुनरो था, इसके समय में जब लागू किया गया तो उपज का तीसरा हिस्सा, मतलब कि 33% उपज का तीसरा हिस्सा, या फिर आप इसको 1/3 बोल सकते हैं क्या, 1/3, हाँ 1/3, 1/3 उपज का तीसरा हिस्सा जो है कर के रूप में लिया जाता था। तो ये चीज था। इसके अलावा ये पूरे भारत के 51% क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। ये कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे भारत के कितने क्षेत्र में लागू किया गया था, तो 51% क्षेत्र में। और कितना लिया जाता था, तो 33% अथवा 1/3, या फिर उपज का तीसरा हिस्सा। कहां कहां लागू किया गया था, तो एक तो आपके मद्रास में लागू किया गया था, उसके बाद बंबई प्रांत में। तो मद्रास, बंबई, एक नाम और याद रखना जिसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है, असम। क्यों कंफ्यूजन होता है, तो देखिएगा जो असम है ये बंगाल की तरफ है, और बंगाल में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त। तो काफी सारे बच्चों को लगता है कि भाई असम में भी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई होगी, और ये कॉमन चीज है कि भाई उस तरफ है तो वही चीज लागू हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, असम में भी यही रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है। तो टोटल पूरे भारत के 51% हिस्से में यह व्यवस्था लागू हुई थी। जो स्थायी बंदोबस्त है वो 19% क्षेत्र में, और महालवाड़ी व्यवस्था वो 30% क्षेत्र में लागू हुई थी। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसमें सरकार का किसान से सीधा संपर्क होता है, और जो जमींदारी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, उसमें जो है किसान का सरकार से सीधा संबंध नहीं होता। हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त, इसमें क्या, किसान, बीच में जमींदार, बीच में जमींदार, उसके बाद सरकार। जबकि इस व्यवस्था में किसान है, इस व्यवस्था में, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में बीच में कोई नहीं है, सीधा जो है किससे संपर्क हो रहा है, सरकार से। मतलब बीच में कोई मध्यस्थ है ही नहीं। सरकार का जो आदमी है वो सीधा किसानों के पास जाएगा कि भैया तुम्हारा इतना इतना टैक्स है दो। जबकि यहां क्या हो रहा है, स्थायी बंदोबस्त में जो सरकार है उसने जमींदारों को बोल दिया कि भैया तुम वसूलो और अपना हिस्सा रख के हमको दो। तो जमींदार क्या चाहेगा, वो तो अधिक से अधिक वसूल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपना ज्यादा हिस्सा बनाना है। हालांकि वो निश्चित होता था, लेकिन वो अधिक से अधिक वसूल करने की कोशिश करता था। इससे क्या होता था, किसानों के ऊपर अत्याचार होता था। अब आपको लग रहा होगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो जमींदारी व्यवस्था से काफी अच्छी है, मतलब कि जो सरकार है वो सीधे किसानों से संपर्क कर रही है। तो ऐसा सोचना आपका बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि यहां पर जो लगान की दरें थी ना वो काफी ज्यादा थी, और अंग्रेजों की जो नीति थी, चाहे फसल हो या ना हो, आपको लगान देना ही पड़ेगा, ये वाली नीति थी। तो यहां पर भी जब अगर किसान फसल नहीं हो पाता था, तो जो सरकार के जो आदमी है, भाई जो सरकारी कर्मचारी होता है उसका अलग ही रुआब होता है, चाहे वो कल हो चाहे आज हो, तो उसका कुछ अलग ही रुआब होता है। सरकारी आदमी हूं इस टाइप का धौंस जमाता है। तो उस जमाने में भी होता था। तो जो सरकारी कर्मचारी होते थे, क्योंकि भाई अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उसका ऊपर वाला जो अधिकारी है वो फिर उसको पनिश करेगा, तो उनके ऊपर भी काफी दबाव होता था। तो वो जो है किसानों से जो भी लगान तय होता था उसको बलपूर्वक वसूल करते थे, क्योंकि लगान की दर अधिक होती थी। बारिश नहीं हुआ, फसल नहीं हुआ किसी भी कारण से, तब भी किसानों से अत्याचार करके लगान वसूला जाता था। और दक्षिण के किसान ना, दक्षिण हो गया आपका दक्कन, महाराष्ट्र, बंबई, उस तरफ के जो किसान हैं अधिकतर साहूकारों के चक्कर में फंसे हुए थे। उस तरफ काफी सारे साहूकार भी उत्पन्न हो चुके थे।
तो ऐसा था। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी होते थे ना, वो इनको मारते पीटते नहीं थे, अलग तरीके से इनके ऊपर टॉर्चर करते थे। जैसे मान लो किसी किसान से उनको लगान वसूल करना है, तो वो लोग क्या करते थे, उसको भूखा रखते थे, सोने नहीं दिया जाता था, टॉयलेट नहीं जाने दिया जाता था, मतलब कि इस तरह से उनको प्रताड़ित करते थे। अगर वो मारेंगे पीटेंगे तो वो थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, इसलिए कुछ इस तरह से उनको परेशान करते थे। तो परेशान तो हर तरह के किसान होते थे, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त वाले हो, चाहे ऐसे रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले हो। और अभी जो 1/3 है, फिर समय समय में घटता बढ़ता भी रहता था, घटता तो काफी कम था, बढ़ता था। तो ये चीज है। तो ये था भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जाता है, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई है, उसको आप लोग विशेष ध्यान रखना। और क्या डिफरेंस है बाकी दूसरों से, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था से क्या डिफरेंस है, इसके अलावा हम लोग अगले वाले वीडियो में महालवाड़ी भी पढ़ेंगे, तो उससे भी डिफरेंस आपको पता चल ही जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जितना हो सके आप इसको शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।